हेलो एवरीवन। ये वीडियो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब लीनियर मीडियम से ट्रेवल करती हैं, प्रोपगेट करती हैं, तो वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। फिर हमने उसी वीडियो में हमने बात किया था कि जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं किसी प्लेन पर नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं तो क्या रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन उनका रहता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ओब्लीक वे में इंसिडेंट होती हैं आपके किसी प्लेन पर, तो उसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्या रहता है। अगर हम लोग ओब्लीक इंसिडेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो वेव है वो किसी एक एंगल पर आपके प्लेन के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो वो आर्बिट्रेरी एंगल हम लोग थीटा आई मान लेते हैं कि थीटा आई एंगल पे आपकी वेव जो है आपके प्लेन पर स्ट्राइक कर रही है। अगर आपका ये जो थीटा आई है ये अगर जीरो हो जाता है, मतलब आपकी वेव यहां से ट्रेवल करती है अलोंग जेड एक्सिस, ऐसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो वो आपका केस नॉर्मल इंसिडेंस का होता है। यहाँ पे हम लोग थीटा आई के बेस पर बात कर रहे हैं कि आपका कुछ ना कुछ एंगल है, तो अपने आप में यहाँ पे हमारा ओब्लिक इंसिडेंस हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कोई भी एक मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव है जो कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करती है और उसकी वजह से हमें रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव मिलती है जब वो प्लेन पर स्ट्राइक होती है। तो हमारी जो इंसिडेंट वेव की इक्वेशंस हैं वो क्या है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए EI इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इंसिडेंट वेव फंक्शन ऑफ r, t इज इक्वल्स टू E नोट आई e पावर i k i r माइनस ओमेगा t। जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो इक्वेशन क्या है, BI r, t इक्वल्स टू 1/μ1 k i इंटू EI। ये हमारे इंसिडेंट वेव की इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। वहीं जब हम रिफ्लेक्टेड वेव जो हमारी राइज हो रही है, जो रिफ्लेक्टेड वेव बन रही है, उसकी इक्वेशन की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। ER is a function of r, t equals to E नोट r e पावर आयोटा KR डॉट r माइनस ओमेगा t। वहीं जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो क्या है, BR is a function of r, t equals to 1/μ1 KR into ER। ये हमारे रिफ्लेक्टेड वेव के लिए इक्वेशन है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशंस की बात करेंगे कि हमारे ट्रांसमिटेड वेव की क्या इक्वेशंस हैं। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है ER is a function of r, t equals to E नोट r E नोट t e की पावर आयोटा KT डॉट r माइनस ओमेगा t। और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आपकी होती है BT r, t इक्वल्स टू 1/μ2 KT इंटू ET। ये आपकी ट्रांसमिटेड वेव के लिए इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहाँ पे जो आपकी ये तीनों वेव्स हैं, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, ये तीनों की तीनों सेम फ्रिक्वेंसी ओमेगा पर ट्रेवल करती हैं। तो जो हमारी तीन वेव नंबर्स होंगे उनका जो रिलेशन होगा वो K1 न्यू1 इक्वल्स टू KR न्यू1 इक्वल्स टू KT न्यू2 होने वाला है, जो कि ओमेगा के इक्वल रहेगा। यहां से हम KI और KR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो KI और KR की वैल्यू आपकी कैलकुलेट को क्या आती है, न्यू2/न्यू1 इंटू KT। अब न्यू2/न्यू1 की जगह आप इसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या फिर आप कहें इंसिडेंट इंडेक्स के बेस पे भी लिख सकते हैं, N1/N2 इंटू KT। तो जो आपकी कॉमन फील्ड्स रहने वाली है मीडियम 1 में, वो आपकी जो मीडियम 2 की फील्ड्स हैं उनके साथ ज्वाइन होंगी। अब जब वो ज्वाइन होंगे तो मीडियम 1 में जो आपकी कंबाइंड फील्ड्स हैं वो क्या होंगी, EI प्लस ER एंड BI प्लस BR। और जो आपकी मीडियम 2 की फील्ड्स हैं वो ET और BT है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से हमारा जेनरिक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। जो हमारा जेनरिक स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा E नोट e की पावर आयोटा KI डॉट r माइनस ओमेगा t प्लस E नोट e की पावर आयोटा KR डॉट r माइनस ओमेगा t इक्वल्स टू E नोट e की पावर आयोटा KT डॉट r माइनस ओमेगा t। और ये जो वैल्यू रहने वाली है ये z इक्वल टू 0 पर रहने वाली है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि x, y और t जो है उनकी डिपेंडेंस जो है वो आपके इन एक्सपोनेंट्स पर है। ठीक है, इन एक्सपोनेंट्स के बेस पर ही आपकी x, y और t की वैल्यू जो है वो डिसाइड होती है, क्योंकि जो आपकी बाउंड्री कंडीशंस हैं वो ये कहती हैं, या फिर हम ये कहें कि आपकी बाउंड्री कंडीशंस जो होंगी वो प्लेन के हर एक पॉइंट पर सेम रहनी चाहिए और हर एक टाइम आपके जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स हैं ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, मान लीजिए हमारा कुछ भी स्लाइट चेंज हो रहा है x में, तो वो क्या करेगा, वो इस इक्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो हमने इक्वालिटी फॉर्म करी है यहाँ पे जेनरिक स्ट्रक्चर में, वो इस इक्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से आप हमारे टाइम फैक्टर्स जो रहते हैं वो हमेशा इक्वल ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपकी इक्वालिटी क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
तो हमारे स्पेक्टियल टर्म्स जो हमारे सामने आएंगे वो आएंगे के आई डॉट आर इक्वल्स टू के आर डॉट आर इक्वल्स टू के टी डॉट आर, वो जेड इक्वल टू 0 पे रहेंगे। अगर हम एक्सप्लिसिट वे में इसको लिखना चाहें तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू के आई इन एक्स डायरेक्शन प्लस वाई इंटू के आई इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एक्स इन टू के आर इन एक्स डायरेक्शन प्लस वाई इंटू के आर इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू एक्स इंटू के टी इन एक्स डायरेक्शन प्लस वाई इंटू के टी इन वाई डायरेक्शन। ये आपकी हर एक एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए रहने वाले हैं। एक्स और वाई के जो भी कोऑर्डिनेट्स आपके रहने वाले हैं, जिस किसी भी पॉइंट पे आप अपनी इक्वेशन को देखने वाले हैं, जिस किसी भी पॉइंट पर आप अपनी वेव को देखने वाले हैं, उसी के कोरस्पोंडिंग आपकी एक्स और वाई की वैल्यू रहेगी। वहीं हम इस इक्वेशन में कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारी, ये हर एक कंपोनेंट अगर सेपरेटली इक्वल है तो उसके लिए भी ये वैलिड है। मान लेते हैं कि एक्स हमारा 0 है तो हमें क्या मिलता है, के आई वाई इक्वल्स टू के आर वाई इक्वल्स टू के टी वाई। वहीं अगर हम वाई को 0 रख लेते हैं तो हमारे पास हमें क्या मिलता है, के आई एक्स इक्वल्स टू के आर एक्स इक्वल्स टू के टी एक्स। तो यहां पे हमने देखा कि आपकी हम लोग अपनी इक्वेशन को इस तरीके से ओरिएंट कर सकते हैं कि आपका के आई जो है वो एक्स और जेड प्लेन पर लाई करे। अगर आपका के आई जो है वो एक्स और जेड प्लेन पर लाई करेगा तो आपका के आई वाई जो रहने वाला है वो 0 रहने वाला है। अगर के आई वाई आपका 0 हो जाता है, अगर आपका के आई वाई आपका अगर 0 हो जाता है तो आपका के आर वाई और के टी वाई भी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलते हैं, यहां से हमें 3 लॉ देखने को मिलते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव जो है वेक्टर्स की, ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर्स जो है किसी भी प्लेन पे, वो एक प्लेन आपका फॉर्म कर रहे हैं, मतलब जिसको हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आपके इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर्स जो है वो एक प्लेन फॉर्म कर रहे हैं जिसमें कि आपके सरफेस का नॉर्मल भी आ रहा है। तो उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के आई साइन थीटा जेड आई इक्वल्स टू के आर साइन थीटा आर इक्वल्स टू के टी साइन थीटा टी के बेस पे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं जब हम आगे चलते हैं तो यहां पे हम बात करेंगे, थीटा आई जो है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थीटा आर जो है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, थीटा टी जो है वो आपका एंगल ऑफ ट्रांसमिशन है, जिनको कि हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। अब इन सबको अगर हमें मेजर करना है तो हम लोग इनको नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। सेकंड लॉ जो हमारा देखने को मिलता है हमें वो ये है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी कि थीटा आई जो है वो थीटा आर के इक्वल होता है, जिसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और ये ट्रांसमिटेड एंगल्स के लिए देखने को मिलता है। थर्ड लॉ जो है आपका वो है साइन थीटा टी ओवर साइन थीटा आई इज इक्वल्स टू N1 ओवर N2, जिसको आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब ये आपके 3 फंडामेंटल लॉज जो आए हैं वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी आपने पहले कभी पढ़े होंगे। अगर हम किसी दूसरी वेव की बात करते हैं, जैसे वाटर वेव है या फिर साउंड वेव है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी यही ऑप्टिकल लॉज को फॉलो करेगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बेस पे तो बात कर ली है, तो अब हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो आपकी जो बाउंड्री कंडीशंस आने वाली हैं वो कुछ इस तरीके से आने वाली है, एप्सिलॉन 1 इंटू ई नोट आई प्लस ई नोट आर इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 ई नोट टी इन जेड डायरेक्शन। आपकी जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन बनेगी वो बी नोट आई प्लस बी नोट आर इन जेड डायरेक्शन इक्वल्स टू बी नोट टी इन जेड डायरेक्शन बनेगी। थर्ड इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो ई नोट आई प्लस ई नोट आर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू ई नोट टी एक्स कोमा वाई बनेगी। वहीं आपका फोर्थ इक्वेशन जो बन जाएगा वो 1 ओवर म्यू 1 बी नोट आई प्लस बी नोट आर इन एक्स वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 1 बाय म्यू 2 बी नोट टी इन एक्स वाई डायरेक्शन बनेगा। यहाँ पे बी नोट जो है आपका वो 1 ओवर न्यू के इंटू ई नोट है हर एक केस में। तो जो हमारी लास्ट की 2 इक्वेशंस हैं ये आपके पेयर्स ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक्स कंपोनेंट के लिए होगा और एक वाई कंपोनेंट के लिए होगा। मतलब इस इक्वेशन से आप 2 इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, एक बार एक्स लेकर एक्स कंपोनेंट के लिए, एक बार वाई लेकर वाई कंपोनेंट के लिए फॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो आपका पोलराइजेशन है यहाँ पे इंसिडेंट वेव का, वो आपके प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल है। मान लीजिए एक्स जेड प्लेन पर है वो, ठीक है। तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स रहेंगी वो भी इसी प्लेन में पोलराइज रहने वाली हैं। तो आपकी जो पहली इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एप्सिलॉन 1 माइनस ऑफ ई नोट आई साइन थीटा 1 प्लस ई नोट आर साइन थीटा आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 माइनस ई नोट टी साइन थीटा टी। वहीं जो आपकी दूसरी इक्वेशन है वो सीधी सीधी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं उनका जेड डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो आपकी थर्ड इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, ई नोट आई कोस थीटा आई प्लस ई नोट आर कोस थीटा आर इक्वल्स टू ई नोट टी कोस थीटा टी।
और आपकी फोर्थ इक्वेशन बन जाती है 1/μ1 न्यू1 ई नोट आई माइनस ई नोट आर इक्वल्स टू 1/μ2 न्यू2 ई नोट टी। अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बेस पे बात करेंगे तो जो आपकी इक्वेशन 1 और 3 है वो कुछ इस तरीके की फॉर्म लेंगे। देखिए आपकी इक्वेशन 1 ये है, ठीक है, और इक्वेशन 3 आपकी ये है। तो इन दोनों की जो फॉर्म है अब वो इस तरीके से हो जाएगी। आपकी इक्वेशन 1 जो है वो ये बन जाएगी ई नोट आई माइनस ई नोट आर इक्वल्स टू बीटा ई नोट टी। यहाँ पे आपकी बीटा की वैल्यू क्या है, हमने पहले भी बात करी है, μ1 न्यू1 ओवर μ2 यानी कि μ1 n2 ओवर μ2 n1। वहीं आपकी जो थर्ड इक्वेशन है सॉरी इन दोनों इक्वेशन से 1 और 3 जो है रिड्यूस होकर आपके पास ये फोर्थ इक्वेशन आ गई है। अब अगर हम इक्वेशन 2 को रिड्यूस करते हैं, जो आपकी ये इक्वेशन है, इसको जब हम रिड्यूस करते हैं तो यहां से आपके पास वैल्यू आती है ई नोट आई प्लस ई नोट आर इक्वल्स टू अल्फा ई नोट टी। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा टी ओवर कोस थीटा आई। अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन हमारी बनी है, जब इनको हम लोग रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड्स के लिए सोल्व करेंगे तो हमारे पास ई नोट आर मतलब रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी अल्फा माइनस बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा ई नोट आई। वहीं जब हम इसको ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड के लिए सोल्व करेंगे तो ई नोट टी जो रहेगा आपका वो 2 ओवर अल्फा प्लस बीटा ई नोट आई आ जाएगा। ये दोनों आपकी फ्रेजनल इक्वेशंस को फॉर्म करती हैं। अगर हम बात करें तो इन दो के अलावा भी 2 फ्रेजनल इक्वेशन हमारे पास और होती हैं। उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो आपका रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड्स हैं वो यहां पे तब लिए जाएंगे जब आपकी पोलराइजेशन जो है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर रहेगी। पहले हमने जो बात करी है इन दोनों के लिए वो हमारा नॉर्मल के लिए था। इन दोनों इक्वेशंस की जब हमने बात करी थी तो वो किसके लिए था, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 2 और फ्रेजनल इक्वेशन हमें मिल सकती है तो वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस हमें मिलेंगी। आपकी ट्रांसमिटेड वेव जो होती है वो हमेशा इंसिडेंट वेव के साथ फेज में होती है। अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो फेज में कब आती है, जब अल्फा जो है वो ग्रेटर देन बीटा होता है, या फिर 180 डिग्री और आउट ऑफ फेज कब होगा, जब वो अल्फा इज लेस देन बीटा होगा। तो जब आप एम्पलीट्यूड की बात करते हैं ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड वेव की, वो डिपेंड करता है आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, क्योंकि अल्फा जो है वो थीटा आई का फंक्शन होता है। तो आपका अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी ओवर कोस थीटा आई, जिसको आप अल्फा को आप ये भी लिख सकते हैं √1 माइनस n1 ओवर n2 साइन थीटा आई का होल स्क्वायर ओवर कोस थीटा आई। जब हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं तो आपका थीटा आई क्या होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से अल्फा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस की बात करते हैं तो थीटा 1 आपका 90 होता है, अल्फा आपका डाइवर्ज करता है और वेव आपकी टोटली रिफ्लेक्टेड वेव होगी। वहीं हम लोग जब किसी इंटरमीडिएट एंगल थीटा बी की बात करते हैं तो उसको हम ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं, जिसपे कि आपकी रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो जाती है। ये कब पॉसिबल होता है, जब आपका अल्फा जो है वो बीटा के बराबर हो जाता है। इससे आपकी साइन स्क्वायर थीटा बी की वैल्यू आपकी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 1 माइनस बीटा स्क्वायर ओवर n1 बाय n2 का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होती है। अगर हम टिपिकल केसेस के बेस पे बात करें तो μ1 जो है आपका वो नियरली इक्वल टू μ2 होता है, जिसके बेस पे आपका बीटा जो है वो नियरली इक्वल टू n2 ओवर n1 आएगा, और आपका साइन स्क्वायर थीटा बी जो है वो नियरली इक्वल टू बीटा स्क्वायर बाय 1 प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, जिसके बेस पे हम tan थीटा बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो नियरली इक्वल टू n2 ओवर n1 होती है। वहीं हम जब इस फिगर की बात करते हैं तो ये फिगर जो है आपका ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड्स का एक प्लॉट है, जो कि आपके थीटा आई का फंक्शन होता है। अगर हम लाइट इंसिडेंट की बात करते हैं ग्लास पर, तो वहां पे आपका n2 जो है वो 1.5 होता है, और ग्लास में वो जा रही है कहां से, एयर से, तो एयर का जो n1 होता है, n होता है, वो आपका 1 होता है। अब इस ग्राफ पे आप देखेंगे कुछ नेगेटिव वैल्यू भी आपकी आ रही है, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये इंडिकेट करती है आपकी वेव जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है इंसिडेंट बीम से। तो आपका एम्पलीट्यूड जो रहेगा वही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रहने वाली है। अगर हम पावर पर यूनिट एरिया की बात करें जो कि स्ट्राइक कर रहा है इंटरफेस पर, तो वो S.Z कैप होने वाला है। अगर हम इंसिडेंट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वो II इक्वल्स टू हाफ ऑफ ε1 ν1 E नोट आई का स्क्वायर कोस थीटा आई होता है। अगर हम रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटीज की बात करेंगे तो IR आपका क्या रहने वाला है, हाफ ऑफ ε1 ν1 E नोट आर स्क्वायर कोस थीटा आर। और जब हम लोग ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो IT इक्वल्स टू हाफ ऑफ ε2 ν2 E नोट स्क्वायर टी कोस थीटा टी आपके पास आएगा। वहीं जब हम लोग रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स की बात करते हैं वेव पोलराइज्ड वेव के लिए जो कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल है, तो आपका R जो आएगा वो IR ओवर II आने वाला है, जो कि E नोट आर ओवर E नोट आई का होल स्क्वायर होता है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। वहीं जब आप ट्रांसमिटेड वेव के बारे में बात करेंगे या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे तो वो IT ओवर II होगा, जिसको आप ε2 ν2 E नोट टी स्क्वायर कोस थीटा टी अपॉन ε1 ν1
ई नोट आई कोस थीटा आई लिख सकते हैं। जब आप इसमें वैल्यूज वगैरह कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा अल्फा बीटा 2 ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब इन्हीं वैल्यूज को आपने क्या किया है, यहाँ पे प्लॉट किया है। इस डायग्राम में आपने इसको, इन वैल्यूज को आपने प्लॉट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कर्व है आपका, ये आपके फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी को दिखा रहा है जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और ये जीरो हो जाता है कहाँ पे, ब्रूस्टर एंगल पे। थीटा भी जो है वो आपका ब्रूस्टर एंगल है, इस पे ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वहीं जो टी है ये आपका ट्रांसमिटेड फ्रैक्शन को शो करता है, और ये थीटा बी पे 1 होता है। थीटा बी पे इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। अगर हम आर प्लस टी की बात करें तो आपका आर प्लस टी जो रहता है वो टोटली 1 होता है, जो कि हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम की अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर पैच पे वो आ रही है, ठीक है, तो वो एनर्जी पर यूनिट टाइम लिविंग के बराबर भी होनी चाहिए। मतलब किसी पॉइंट पे अगर एनर्जी आपकी मिल रही है और वो 1 है, तो अपने आप में वहां पे क्या होगा कि आपका जो सरफेस एरिया, उस सरफेस एरिया पर जितनी एनर्जी आपकी एंटर करेगी उतनी ही एनर्जी आपकी लीव करेगी, बाहर जाएगी। तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर खत्म होता है। थैंक यू।